कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक लड़की अचानक से गायब हो जाती है। उसके परिवार के लोग जब उस लड़की को तलाश कर रहे थे, तब पुलिस की मदद ली जाती है, सहारा लिया जाता है। पुलिस आती जरूर है, लेकिन पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से अपना काम नहीं करती। और उसके बाद फिर वहां जब देखा जाता है तो पुलिस वाले बैठकर चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो शिद्दत उन्हें दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखा रहे थे। लड़की मिल जाती है, लेकिन उसका भयानक रूप में कत्ल किया जाता है। आखिरकार जब उस दरोगा की गलती पाई जाती है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि निलंबित कर दिया जाता है। दरोगा निलंबित हो जाता है लापरवाही के चलते, और उसके बाद फिर वो परेशान हो जाता है। अपने ही अधीनस्थ अधिकारियों से पूछता है कि भाई मैं निलंबित हो गया हूँ, क्या करना चाहिए। तभी उसके साथी अधिकारी कहते हैं कि परेशान क्यों होते हो, बड़े अधिकारी हैं, माफी मांग लोगे तो बात खत्म हो जाएगी। अब उसने यही सोचा था कि माफी मांगूंगा, बात खत्म हो जाएगी। वो बड़े अधिकारियों के पास जाकर इल्तिजा करने की कोशिश कर रहा था कि साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बस अधिकारियों ने यह बात सुनी, और इस बीच में अधिकारियों ने इस मामले की और भी जांच पड़ताल कर ली थी। और जांच पड़ताल करने के बाद उस दरोगा से कहा कि हमसे वाकई गलती हुई है, हमें तुम्हें सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, बल्कि नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए था पहले ही, और हम आपको नौकरी से बर्खास्त करते हैं आपकी इस लापरवाही के लिए। जैसे दरोगा ने यह बात सुनी, दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाता है, और दरोगा गिड़गिड़ाने लगता है। बस इतना था, ये पूरे प्रदेश भर में ये बात फैल जाती है कि एक दरोगा को उसकी लापरवाही के चलते हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। अब ना केवल उस दरोगा की बात सामने आती है, बल्कि पूरा जो घटनाक्रम था उस लड़की के साथ आखिरकार हुआ क्या था, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस कहानी से यह भी पता चलेगा, अगर पुलिस वालों के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई होगी तो जाहिर सी बात है, ना केवल अपराध रुकेगा, बल्कि अपराधियों में डर होगा, क्योंकि पुलिस वाले ईमानदारी से काम करेंगे तो अपराधी डरेंगे ही। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक जिला है जालंधर, और जालंधर का ही एक थाना लगता है बस्ती बाबा खेल। बस्ती बाबा खेल में एक कॉलोनी है जिसका नाम है पारस ए एस्टेट। पारस ए एस्टेट में 22 नवंबर 2025 की शाम लगभग 4:04 के आसपास का वक्त हो रहा था। एक लड़की अपने स्कूल से आती है। स्कूल से आने के बाद, जो कि कक्षा 8 की छात्रा होती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ, अगर तुम कहो तो मैं घूमने चले जाऊं, अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाऊं। माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम चले जाओ, आज मैं नहीं आऊंगी। यानी कि माँ और बेटी दोनों ही अक्सर साथ निकल जाया करती थी, आसपास खेलना कूदना। माँ अपनी बेटी के साथ हमेशा रहती थी, लेकिन ना जाने क्यों आज माँ ने अपनी बेटी को यूं ही अकेले जाने दिया। बेटी चली जाती है, और चली जाने के बाद करीब 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे बाद भी जब बेटी नहीं आती तो माँ परेशान हो जाती है कि वो रोज तो इतना टाइम लेती नहीं थी, आखिरकार कहाँ रुकी। तभी वो जहां जहां जाती थी वहां वहां जाकर लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है कि तुमने मेरी बेटी को देखा है, तुमने मेरी बेटी को देखा है। लेकिन हर किसी ने मना कर दिया कि हमने तो आपकी बेटी को नहीं देखा है। माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, रोने लगती है, और आसपास के घरों तक भी ये आवाजें पहुंचने लगती है कि वो कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक लड़की अचानक से गायब हो गई है। माँ उसको ढूंढने में उसकी मदद कर रही है। अब माँ अकेली नहीं थी, बल्कि आसपास के घरों की भी कई महिलाएं, कई लोग उस बच्ची को साथ ढूंढवाने में मदद करना शुरू कर देते हैं। लड़की ढूंढ रहे थे, लड़की मिल नहीं रही थी। कभी किसी भले मानुष ने कहा कि आप एक काम करो, पुलिस को फोन करो, पुलिस से मदद मांगो, ऐसा ना हो जाए कहीं देर हो जाए। तब पुलिस से मदद मांगी जाती है। पुलिस के साथ 4 पुलिस वाले आते हैं। 4 पुलिस वालों में 2 पुलिस वाले उस लड़की की माँ के पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। अब जो ड्यूटी इंचार्ज था उसके पास माँ जाती है। जाने के बाद अपनी व्यथा, अपनी परेशानी, अपनी जो दिक्कतें थी बताती है कि मेरी बेटी स्कूल से इस टाइम आई, इस टाइम निकल के चली गई, मैंने उसको देखा। और जो सीसीटीवी कैमरे थे वो भी चेक किए जाते हैं। एक 3-4 घर छोड़कर एक घर होता है। दरअसल पुलिस वाले वहीं खड़े हुए थे। वहां जाकर जब माँ ने देखा तो जो 2 पुलिस वाले पहले से यहाँ मौजूद हैं, 2 पुलिस वाले उसे बुलाने के लिए आए थे, वो बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो उन्हें ईमानदारी दिखानी चाहिए थी वो ईमानदारी दिखाते नहीं है। पुलिस वाले ये कहते हैं कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम ढूंढेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है आपकी बेटी को ढूंढ के आपके सामने ला के रख देंगे। इस तरह की बात ही पुलिस वालों ने माँ को तसल्ली दी और यहाँ से चले जाते हैं। अमूमन गुमशुदगी के मामले में कुछ ऐसा ही होता है। पुलिस वाले ऐसे मामलों को बड़ी शिथिलता यानी कि लापरवाही के साथ लेते हैं। अब उसके बाद माँ तो माँ होती है, माँ को तसल्ली हो नहीं रही थी, माँ परेशान थी। अपने बेटे को फोन किया, बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारी जो बहन है वो मिल नहीं रही है, मैं क्या करूं। अब जैसे जैसे लोग अपने अपने घरों को आ रहे हैं ड्यूटी कर कर कर, तो घरों वालों को, लोगों को पता चल जाता है। जो ज्यादातर जो आसपास की पारस ए स्टेट कॉलोनी होती है, हर किसी को यह बात पता चल जाती है। अब मोहल्ले के हर व्यक्ति ने, हर लोगों ने उस बच्ची को ढूंढने में पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी दिखाना शुरू कर दिया। ऐसी छोटी छोटी जगहों को भी देखना शुरू कर दिया जहां झाड़ियां थी या फिर कोई ऐसी चीज थी। सबको ये कहीं ना कहीं अनहोनी का अंदेशा होने लगा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो उस बच्चे के साथ हुई है। अब से पहले अगर वो गायब नहीं हुई है तो आज क्यों गायब हुई है। ऐसे करते करते
रात के कब 11 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। मोहल्ले का ही एक जिम्मेदार, एक समझदार व्यक्ति था। उसने कहा कि आपको कैसे पता कि लड़की घर से निकली है, कहाँ पहुंची है, कहाँ नहीं? उन्होंने कहा जी हमने सीसीटीवी कैमरे देखे थे, सीसीटीवी कैमरे में पता चल गया था वो 4 बजकर 4 मिनट के आसपास निकली है। इसी बीच में उस व्यक्ति ने कहा कि मैं फिर से कैमरे देखना चाहूंगा कि आखिरकार वो लड़की किस टाइम निकली, किस टाइम नहीं निकली। उस व्यक्ति ने पूरी शिद्दत से उन कैमरों को देखा और कैमरे को देखने के बाद उस लड़की का जो घर होता है, 3-4 घर छोड़ने के बाद एक घर होता है, हरमिंदर सिंह उर्फ रिंपी, वो उस घर के अंदर जाती तो दिखाई देती है लेकिन वापस आती दिखाई नहीं देती। उस आदमी को थोड़ा गुस्सा आता है। वो जब देखता है तो वही व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं होता, बाकी मोहल्ले के सारे लोग मौजूद होते हैं। दरवाजा उसका अंदर से बंद हो चुका था। उसने बार-बार दरवाजे को नॉक करना शुरू किया। उसने कहा गेट खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। जब लगातार आवाज लगाई जा रही थी, आखिरकार हरमिंदर सिंह उर्फ रिंपी, जो कि स्कूल की बस चलाया करता है और प्राइवेट यानी कि पार्ट टाइम में भी वो गाड़ी वगैरह चलाता है, टैक्सी वैक्सी चलाता है। तो जब उसे आवाज लगाई जाती है तो उससे कहा जाता है कि तुम अंदर सो रहे हो, पूरा का पूरा मोहल्ला उस लड़की को ढूंढने में लगा हुआ है, तुम कितने लापरवाह हो। उसने कहा कि मुझे गाड़ी लेके जानी है, सुबह कुछ सवारी मेरा इंतजार करेंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा नींद ले रहा था, अभी तक तो मैं आपके साथ ही ढूंढवा रहा था, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तभी वो व्यक्ति कहता है कि हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, लड़की कहीं नहीं गई है तुम्हारे घर के अलावा। जब इतना कहा जाता है, वो कहता है कैसी बात कर रहे हो? पुलिस वाले आए थे, वो भी देख के चले गए, लड़की की माँ भी देख के चली गई, बाकी लोगों ने भी देख लिया, एक काम करो आप भी आकर देख लो। जब बात आकर देखने वाली बात आती है, वो व्यक्ति कहता है कि बिल्कुल मैं तो पूरे घर की तलाशी लूंगा, एक एक चीज की तलाशी लूंगा। अब उस व्यक्ति के साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग अंदर जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का दिमाग पता नहीं क्या था। अचानक ही उसने देखा कि एक बाथरूम है, बाथरूम के जो बाहर बहुत सारे गद्दे लगे हुए हैं। उसने कहा ये गद्दे क्यों लगाए, इन्हें हटवाओ। जब गद्दे हटवाए जाते हैं तो बाथरूम का ताला लगा हुआ था। कि आपने बाथरूम का ताला क्यों लगाया? बोले बस ऐसे लगा दिया है। क्यों लगाया है? इसका ताला खोलिए। जब बाथरूम का ताला खोलने का नंबर आता है, क्योंकि इससे पहले पूरे घर की तलाशी ली जा चुकी थी, सिर्फ वो बाथरूम बचा था, किसी की गद्दों पर ध्यान नहीं जाता है। गद्दे इसलिए रखे हुए थे कि पास में ही शादी थी, उस शादी के गद्दे वगैरह सब उसी घर के अंदर रखे हुए थे। बस लोगों ने जल्दी से गद्दों को हटाया, हटाने के बाद ताला खोला और ताला खोलने के बाद देखते क्या है कि लड़की की लाश उस बाथरूम के अंदर पड़ी हुई थी। उसके हाथ पैर टेढ़ी अवस्था में थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई गंदार घिनौना कृत्य किया गया हो। बस इतना था। इतना होने के बाद भीड़ जो थी, पब्लिक को जो था बहुत गुस्सा पहले से आ ही रहा था। ये जो स्कूल बस का ड्राइवर होता है हरमिंदर सिंह उर्फ रिंपी, इस को बस अब लोग ये पीटना शुरू कर देते हैं और जैसे ही इसको पीटना शुरू कर देते हैं उसके बाद लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था ही। पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। तो पुलिस को सूचना दी जाती है। अब चाहे एडीसीपी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, एसडीएम हो, बड़े बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब इस व्यक्ति को, ड्राइवर को किसी तरकीब से वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे। लोगों में गुस्सा था। रास्ते में गाड़ी रोक ली जाती है। गाड़ी रोकने के बाद कहते हैं कि इसे हमारे हवाले कर दो, ये अभी तक तो ढूंढने का नाटक कर रहा था और लड़की इसी के घर के बाथरूम के अंदर मिली है, इसने जरूर इस बिटिया के साथ कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा। आखिरकार पुलिस वालों ने बड़ी बचते बचाते उस लड़की के शव को भी कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उस ड्राइवर को भी बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन तब तक लोगों ने उससे मार मारकर अधमरा कर दिया था। आखिरकार उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, उसकी इलाज शुरू होता है और 1-2 दिन के बाद जब उसे होश आता है तो उससे पूछताछ की जाती है। दरअसल ये जो ड्राइवर है, पुलिस वालों की जांच पड़ताल में पता चलता है कि जो ड्राइवर है, इस ड्राइवर की 2 बेटियां हैं। जो बड़ी बेटी है वो अपनी ननिहाल में रहती है, लेकिन छोटी वाली बेटी यहीं रहती है और माँ भी यानी कि उसकी पत्नी है वो भी यहीं रहती है। 2 बेटियां, 1 पत्नी। जो फिलहाल उस दिन जिस दिन ये घटनाक्रम है उस दिन वो घर पर नहीं थे। बड़ी बेटी जो ननिहाल में थी ना, तो छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए अपनी माँ को साथ लेके चली जाती है और ये व्यक्ति ड्राइवर अकेला रहता है। जो लड़की गायब हुई थी, कक्षा 8 में पढ़ने वाली, वो लड़की अक्सर अपनी माँ के साथ इस घर में आती थी। छोटी वाली बेटी से बहुत अच्छी दोस्ती थी, ये अक्सर खेलते थे और माँ भी साथ में रहती थी और वो अपनी जो उस लड़की की माँ थी उससे सहेली थी। लेकिन आज घर में कोई नहीं था। उधर ये बेटी बिल्कुल अकेली आ जाती है और जब अकेली आती है तो इस घर के अंदर प्रवेश करती है। और जब ये लड़की आई थी तो उस वक्त ये ड्राइवर जो होता है शराब के नशे में बहुत ज्यादा धुत होता है। अंदर जैसी लड़की आती है, पूछती है अंकल जी नमस्ते, क्या मेरी सहेली है यहाँ पर घर पर? वो कहते हैं कि तुम्हारी सहेली तो यहाँ नहीं है, वो अपनी नानी के घर पर गई है, अंदर आ जाओ घर में। वो उस लड़की को अपने बेडरूम तक बहाने से लेके चला जाता है और जैसी लड़की बेडरूम में जाती है तब उसको उसे बुरी नीयत से उसको पकड़ लेता है, दबोच लेता है, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूना शुरू कर देता है। उस लड़की को शुरुआत में लग ही नहीं रहा था कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। तभी उस लड़की को एहसास होने लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। उस लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे उस लड़की ने चीखने की कोशिश की, उस व्यक्ति ने उस लड़की का मुंह पकड़ लिया और मुंह पकड़ने के बाद उसको भींचने की कोशिश की ताकि ये आवाजें इस घर से निकल के बाहर न जाएं। तभी उस व्यक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने हाथ पैर भी छटपटाने शुरू कर दिए और बचने की तमाम जो कोशिशें कर सकती थी वो कोशिश कर रही थी। लेकिन ड्राइवर की मजबूती और ज्यादा बढ़ने लगती है और ड्राइवर को लगने लगता है कि शायद ये लड़की इतना चीखेगी, इतना चिल्लाएगी, बात बाहर तक पहुंच जाएगी, बाहर के लोग अंदर आएंगे, तेरी बदनामी हो जाएगी। अब तो बस बात खराब ही हो गई है।
उस व्यक्ति ने देखा, आप देखा ना ताप देखा, उस लड़की की गर्दन को पकड़ा और तब तक पकड़कर दबाता रहा जब तक कि उस लड़की के प्राण नहीं निकल गए। अब वो समझ नहीं पा रहा था, लड़की ठंडी हो जाती है, उसके अंदर से कोई मूवमेंट नहीं था, कोई हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। लेकिन उस ड्राइवर ने देखा कि देखना हर हाल में इस लड़की को ढूंढते हुए उसके परिवार के लोग आएंगे ही आएंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। उसने सबसे पहले उस लड़की को घसीटता हुआ खींचता हुआ सीधा बाथरूम में लेके जाता है। बाहर वाले बाथरूम में ले जाने के बाद उसको बंद कर देता है, वहां ताला लगाता है और ताला लगाने के बाद जो पड़ोस के घर के बहुत सारे गद्दे रखे हुए थे उन गद्दों को उस पे लगाता है बाथरूम के बाहर, ताकि किसी की नजर ना पहुंचे। और उस तरफ एक गेट भी होता है जो बाहर जाने का रास्ता निकालता है, उसका भी मेन ताला लगा देता है ताकि कोई अंदर आने की कोशिश करे तो ताला देख के वो रुक जाए। उसने बाहर से भी ताला लगा दिया था। कुछ इसी तरह की उसने पूरी कोशिश की थी। लड़की गायब हो जाती है, माँ ढूंढने आती है, मौके पे पहुंच जाती है, लेकिन वो बहाना बना देता है। हाँ, लड़की आई जरूर थी लेकिन घर नहीं आई, वापिस चली गई। वापिस कहाँ गई, बस उसी को तलाश कर रहे थे। और इतना होने के बाद जब पुलिस की जांच पड़ताल में ये मामला सामने आता है तो लोगों में गुस्सा आ जाता है। उसके बाद ये खबर सोशल मीडिया क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या या प्रिंट मीडिया क्या, हर जगह चलने लगती है। सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है और जब सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है तो उसके बाद फिर सरकार अपना काम करना शुरू कर देती है। उच्च अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं कि इस मामले में जितनी जल्दी हो सके जांच पड़ताल की जाए। साथ ही जिस दरोगा की लापरवाही रही थी, जिसको ढूंढना चाहिए था, लड़की बाथरूम के अंदर मरी हुई पड़ी है, वहां वो चाय पानी पी रहा है, उसको निलंबित नहीं बल्कि बर्खास्त कर देना चाहिए। दरोगा को बर्खास्त कर दिया जाता है और बाकी जो टीम में आए थे उनके विरुद्ध भी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। साथ ही उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि सीने पर और उसकी पीठ पर रगड़ के निशान थे। साथ ही उस लड़की के गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि उसके साथ उसने गंदा और घिनौना कृत्य करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो असफल हो जाता है। और जब असफल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये इस मामले की जांच पड़ताल है, उसके जो डीएनए सैंपल लिया गया है और डीएनए सैंपल लेने का मकसद सिर्फ यही है, ये देखा जा सके कि आखिरकार उसने कहीं कुछ सचमुच गलत काम तो उसके साथ नहीं कर दिया है। सरकार ने इस मामले में यह भी ध्यान रखा कि जो मां है वो बिल्कुल अब अकेली पड़ जाती है। मां को सरकारी नौकरी की व्यवस्था कर दी जाती है। जो उसका बेटा है वो एसडीएम कार्यालय में जॉब करता है, नौकरी करता है। जिस जगह पर नौकरी करता है वहां से हटाकर उसको उसकी मां के पास ही पोस्टिंग दे दी जाती है, ताकि बेटा भी अपनी मां की खिदमत कर सके और मां भविष्य में किसी के ऊपर निर्भर ना रह सके। हालांकि ये तो डैमेज कंट्रोल वाली स्थिति बात हो गई, लेकिन वो बेटी शायद कभी लौटकर वापस नहीं आएगी जिस बेटी के साथ उस ड्राइवर ने इतना घिनौना कृत्य किया है। आसपास के लोगों ने कहा कि हम इस व्यक्ति को बड़ा अच्छा समझते थे और कुछ लोगों ने कहा कि इसे शराब पीने की आदी था। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने दोस्त को फोन किया, क्योंकि वो पार्ट टाइम टैक्सी भी चलाता था। दोस्त ने कहा कि सुबह को मुझे सवारी लेके निकलना है और सवारी लेके निकलूंगा तो इसलिए मुझे गाड़ी अभी लाकर खड़ी कर दो। और उसका मकसद यही था, जब ये लोग आसपास के ढूंढते ढूंढते उस लड़की को थक जाएंगे तब उस लड़की की लाश को वो गाड़ी में रखेगा और गाड़ी में रखने के बाद कहीं दूर जाकर फेंक देगा। और जैसे ही लड़की यहां से दूर जाकर फिक जाएगी तो उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, और साथ ही इस मोहल्ले के लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी। इस मोहल्ले के लोगों ने पूरी ईमानदारी से जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। अगर पुलिस की तरह ही वो सोचते तो शायद इस लड़की के बारे में कभी पता नहीं चल पाता और कातिल कभी पकड़ा नहीं जाता। वो कातिल जिसकी बेटी से उस बेटी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, खास दोस्ती थी, अपनी ही बेटी की उम्र की उस लड़की के साथ गंदा घिनौना कृत्य करते हुए उस व्यक्ति को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। लेकिन अभी उसकी एक बेटी बड़ी है और एक बेटी छोटी है, साथ ही उसकी पत्नी है। वो तो जेल में रहेगा, सलाखों के पीछे रहेगा, लेकिन तीनों का जीना हराम हो जाएगा। जीना हराम इसलिए हो जाएगा, जहां जहां तक लोगों को पता चलेगा हर कोई उनसे एक सवाल जरूर करेगा, तुम्हारे पति ने उस बिटिया के साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से उस व्यक्ति ने किया, उसके बाद फिर लोगों में डर का माहौल फैल जाता है। कई दिनों तक बच्चे घर से निकलते नहीं हैं। बच्चे निकलते हैं तो उनके माँ बाप उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं, साथ लेने आते हैं। बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ रहते हैं। बच्चे खेलने जाते हैं तो उन माँ बाप की निगरानी में रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई भेड़िया उनके बच्चों को दबोच ले, उनके साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर सके। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।